क्या हुआ? गुड मॉर्निंग टू ऑल। आद्या फाउंडेशंस के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है पावर शेयरिंग, उसके बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। यह आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही जो है कंपटीशन के लिए भी यह इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखें, जो हमारा आज चैप्टर होने वाला है वह चैप्टर है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग दैट मीन्स पावर का सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। इस चैप्टर के रिगार्डिंग यह दिया गया है दो देशों की कहानी है इसमें, एक बेल्जियम की और दूसरा श्रीलंका की। तो क्या बेल्जियम के अंदर पावर शेयर्ड नहीं थे, या वहाँ पे क्या डिमेरिट्स थे, किस कारण से जो है वहाँ का पीपल ने पावर को शेयर्ड करने का काम किया, सेपरेट किया। और श्रीलंका के साथ भी कुछ ऐसी ही घटनाएं होती हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम श्रीलंका के बारे में, बेल्जियम के बारे में, और किस तरह से श्रीलंका और बेल्जियम जो है वह एक मॉडल बना और अपने यहाँ के डिस्प्यूट्स को, इंटरनल जो वार थे, इंटरनल जो कन्फ्लिक्ट्स थे, उसको उसने किस तरह से जो है फेस किया। इन सारी बातों की चर्चा मैं जो है इस चैप्टर में आपको करने जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि पावर शेयरिंग क्या है पावर शेयरिंग, इसकी चर्चा होनी बहुत जरूरी है। सेपरेशन ऑफ पावर, तो ये जो हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल अथॉरिटी होता है, जो गवर्नमेंट होता है, डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट जो है मेजॉरिटी का होता है। और मेजॉरिटी चाहे वह कास्ट का हो, चाहे वह रिलीजन का हो, चाहे वह लैंग्वेज का हो, यानी एथनिक कंपोजिशन जो होंगे, वो एथनिक कंपोजिशन के आधार पर जो है मेजॉरिटी जो है वह अपने लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए जो पब्लिक रिसोर्स होते हैं उसका वह यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और जो माइनॉरिटीज़ में होते हैं, जिनकी मेजॉरिटी नहीं होती है, जो पावरफुल नहीं होते हैं, उन्हें वह सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इनसे फेस करने के लिए, इन इशू को जो है समाप्त करने के लिए जो है हमें पावर शेयर करने की ज़रूरत होती है। तो हम देखेंगे पावर शेयरिंग का डेफिनेशन। पावर शेयरिंग इज अ पॉलिटिकल अरेंजमेंट इन विच डिफरेंट ग्रुप्स और लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट शेयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग। यानी आप देखते हैं कि जो भी गवर्नमेंट होता है, जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वह डिसीजन लेकर के ही वो रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं और उसी डिसीजन को वहाँ के पीपल्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। और इससे जो है पीपल्स के राइट्स का ख्याल रखा जाता है, पीपल को बेनिफिट दिया जाता है कॉमनली। हाँ, तो इन बातों को जो है करने के लिए, ताकि पीपल्स के राइट सिक्योर रहें, पीपल्स का राइट सिक्योर रहे, इन्हीं चीज़ों को अरेंज करने के लिए जो पावर को शेयर्ड किया जाता है। अगर इस तरह का अरेंजमेंट हम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमेशा जो जिनकी मेजॉरिटी होगी, जिनका गवर्नमेंट में जो पावरफुल होंगे, वह अपने लिए व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करेंगे, अपने अकॉर्डिंग जो है रूल्स को सेटअप करने का काम करेंगे। तो इट हेल्प्स प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। यानी पावर शेयरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, तो यह इंपॉर्टेंस है कि नेशन के अंदर जो है वह कॉन्फ्लिक्ट्स को रेज यानी उत्पन्न होने ही नहीं देता है। उस कॉन्फ्लिक्ट को क्या करता है, वह समाप्त कर देता है और पीपल्स के राइट को वह सिक्योर करने का काम करता है। और जब पीपल्स का राइट सिक्योर होगा, कॉमन पीपल के लिए गवर्नमेंट की फैसिलिटीज होंगे, गवर्नमेंट का डिसीजन जो है कॉमन पीपल के लिए होगा, तो वहां की गवर्नमेंट भी क्या होगी, स्टेबल होगी। और स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर ले जाता है और एंड प्रमोट्स डेमोक्रेसी बाय गिविंग वेरियस कम्युनिटीज अ से इन गवर्नेंस। यानी पावर शेयरिंग का जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है, जो सबसे बड़ा जो पावर शेयरिंग का मकसद है, यह मकसद क्या है, यह लोकतंत्र को बनाए रखता है।
लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, यानी पीपल्स का रूल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, यानी ये जो डिसीजन होंगे वो किसके द्वारा होंगे? पीपल के द्वारा होंगे, यानी पीपल के द्वारा होंगे, यानी लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार जो है, रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, उन अपने पीपल्स के लिए जो है रूल्स को, डिसीजन को लेने का काम करेंगे, जिससे कॉमनली जो है डेवलपमेंट होगा और लोग उस नेशन के अंदर खुशहाल रहेंगे। तो आप देखते हैं कि यह डेमोक्रेसी को क्या करता है? प्रमोट करता है, यानी डेमोक्रेसी को डिफाइन करने में जो है यह अपना मजबूत पक्ष रखता है। अदरवाइज मैं बार बार कह रहा हूं कि पावर अगर शेयर नहीं किया जाएगा तो गवर्नमेंट के किसी अथॉरिटी के पास इतना पावर हो जाएगा कि वह दूसरे के शक्तियों का अतिक्रमण करने लगेंगे, का मिसयूज करेंगे और माइनॉरिटी कम्युनिटी को सप्रेस करने का काम करेंगे। तो इन चीज़ों को हम समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से। जो बातें मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, ये चीज़ें हमें दो स्टोरी के माध्यम से समझने के लिए इस एनसीईआरटी में दिया गया है। एक जो कहानी है हमारा बेल्जियम का और दूसरा जो है श्रीलंका का। तो हम बेल्जियम की कहानी को देखते हैं। स्टोरी ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है और इस कंट्री के अंदर काफ़ी एथनिक कंपोजिशन है। एथनिक यानी लैंग्वेज के आधार पे, कल्चर के आधार पे। तो आप देखेंगे बेल्जियम का मैप है यहाँ पे, यह जो बेल्जियम का मैप है, यह जो आपका है, ये आपका नीदरलैंड है। आप देख रहे हैं नॉर्थ में क्या है? नीदरलैंड है, साउथ में लग्जमबर्ग है और जो है आपका वेस्ट में फ्रांस है और ईस्ट में जो है आपका जर्मनी है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि चारों ओर से, और यहाँ पे जो है सी है, तो आप देखते हैं कि चारों ओर से जो है यह डिफरेंट नेशन से घिरा हुआ एक छोटा सा देश है और यहाँ पे जो है एथनिक कंपोजिशन पाया जाता है। एथनिक कंपोजिशन यानी जो है लैंग्वेज के आधार पे यहाँ पे पीपल क्या है? बटे हुए हैं। तो कहता है बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप व्हिच हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़, यानी छोटी आबादी वाला देश है यह बेल्जियम। मात्र 1 करोड़ की जनसंख्या है। आपके कई स्टेट हैं जो इनसे कई गुना ज़्यादा जनसंख्या रखने वाले जो है स्टेट हैं आपके इंडिया के अंदर। तो बेल्जियम आपका देख रहे हैं एक छोटा सा देश है जहाँ की जनसंख्या मात्र 1 करोड़ है। इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। तो इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ आपको, मैं बता चुका हूँ कि नॉर्थ में आपका नीदरलैंड है, ईस्ट में आपका जर्मनी है, वेस्ट में आपका फ्रांस है और साउथ में आपका लग्जमबर्ग है। तो इस तरह से चारों ओर से यह 4 डिफरेंट नेशन से घिरा हुआ यह एक देश है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एथनिक कंपोजिशन है वह काफ़ी जो है कॉम्प्लेक्स है, यानी डिफरेंट लैंग्वेज के लोग यहाँ पे रहते हैं। अब देखेंगे यानी जर्मनी के लोग जो जर्मनी से कनेक्टेड हैं वहाँ पे जर्मन बोलने वाले होंगे, जो फ्रांस से कनेक्टेड हैं वहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले होंगे। तो इस तरह से जो है यानी डिफरेंट लैंग्वेज को स्पीक करने वाले लोग यहाँ पे आपको दिखते हैं। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री 59 को ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। ये देखिएगा यहाँ ये आपको समझने के लिए बार बार यहाँ से क्वेश्चन आता है एथनिक कंपोजिशन के बारे में। तो इन चीज़ों को आपको जो डेटा दिया गया है उस डेटा को याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। कारण असर्शन रीजन में आपको दे देगा या फिर जो है वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, फिर आपको जो है रीराइट करने के लिए दे देगा। तो इस तरह से आपको डेटा का ख्याल रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप देखेंगे 59 और डेटा का इस क्वेश्चन के अंदर और भी चीज़ें हैं जो आपको हम समझाने जा रहे हैं, वहाँ भी आपको यह काफ़ी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। तो आप देखेंगे कि 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच।
यानी फ्लेमिश रीजन में आप देखेंगे, हमने रीजन बताया था पीछे, आप देखे पीछे आप देखिएगा तो ये जो रीजन आपका है, यह रीजन आपका क्या है, फ्लेमिश रीजन है। यह जो रीजन आपका है वह फ्लेमिश रीजन है। यहां पे जो है डच बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा दिखती है, और यह जो है आपका वेलोनिया रीजन है, यहां पे जो है फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। यानी मेजॉरिटी किसकी है, 59%। किसकी मेजॉरिटी है, डच बोलने वाले लोगों की मेजॉरिटी है, और इनका जो है वह जो है कितना है, 40% है। यानी 40% जो है फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, और मात्र 1%, ये जो नीला नीला आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है, ये मात्र 1% जो है आपका जर्मन बोलने वाला पीपल है। अब यहां पे एक इंटरेस्टेड केस क्या है, आप देखेंगे, आपने यहां पे क्या देखा, आपने देखा कि ओवरऑल मेजॉरिटी किसका है, डच बोलने वाले लोगों की संख्या है। मेजॉरिटी किसका है, डच बोलने वाले को। ओवरऑल नेशन की हम बात कर रहे हैं, बेल्जियम के, पूरे बेल्जियम की हम बात कर रहे हैं, तो पूरे बेल्जियम में डच बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 59% है, और जो कि मेजॉरिटी में है, जो कि क्या है, मेजॉरिटी में है। लेकिन अब देखते हैं अब हम बात करते हैं जो काफी इंटरेस्टेड होने वाला है, इसको देखिएगा। यहां एक जो क्षेत्र है, यह जो है आपका, ये जो आप देख रहे हैं बीच में, ये बीच में क्या है कि यह बेल्जियम की राजधानी यानी कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स है। या एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो सिटी कहलाएगा वो कैपिटल सिटी होता है, यह ब्रुसेल्स यहां पे, यानी यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है यहां पे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी जो होते हैं, जो कैपिटल होते हैं, वहां पे वेल्दियर पीपल ज्यादा रहते हैं। क्यों, वह काफी डेवलप्ड प्लेस होता है, साइट होता है। तो इस तरह से जो है यहां पे अब देखेंगे, जो इंटरेस्टेड होने वाला है कि इन जगहों पे फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या क्या थी, ज्यादा थी। इन जगहों पे क्या थी कि फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी। तो आप देख रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच, अनदर 40% लिव इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच, रिमेनिंग 1% द बेल्जियम स्पीक जर्मन। इन बेल्जियम, जो मैं बार बार आपको जोर दे के बता रहा हूं, इनको समझिए, ध्यान दीजिएगा, यही से जो है हमारा इंटरेस्ट होने वाला है, हमारा टॉपिक बेहतर जाने वाला है। ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। यानी आपने क्या देखा कि जो कैपिटल सिटी है वहां पे किसकी मेजॉरिटी है, कौन, किनकी संख्या ज्यादा है, फ्रेंच बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। जो ओवरऑल बेल्जियम में जो क्या है, डच से जिनकी संख्या कम है, लेकिन ब्रुसेल्स में जाकर के उनकी संख्या कहीं ज्यादा हो जाती है, और मात्र 20% आर डच स्पीकिंग। यानी पूरे बेल्जियम में जो मेजॉरिटी में है वो ब्रुसेल्स में काफी माइनॉरिटी में है, बहुत कम पॉपुलेशन उनका है कंपैरिजन टू फ्रेंच बोलने वाले पे। फ्रेंच स्पीकर के कंपैरिजन में डच स्पीकर का पॉपुलेशन ब्रुसेल्स के अंदर काफी कम है, जबकि पूरे बेल्जियम में डच स्पीकर्स क्या है, ज्यादा हैं फ्रेंच से। तो अब देखेंगे, जब एडमिनिस्ट्रेटिव शहर है, वह एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, कैपिटल सिटी है, पॉपुलेशन उनका ज्यादा है, वो वेल्दियर होंगे, वो पावरफुल होंगे, गवर्नमेंट में उनका पार्टिसिपेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट में पावरफुल कौन पीपल थे, कौन स्पीकर थे, तो फ्रेंच स्पीकर थे। और यहीं से डिस्प्यूट जनरेट होता है कि फ्रेंच स्पीकर जो ही गवर्नमेंट में उनकी मेजॉरिटी होती है, वो पावरफुल हो जाते हैं, वह पावर को कंसंट्रेट कर लेते हैं अपनी ओर, और पावर को कंसंट्रेट कर लेते हैं अपनी ओर, तो जो भी डिसीजन लिया जाता है
वो सारे डिसीजन जो हैं किनके फेवर में लिया जाता है? फ्रेंच स्पीकर के फेवर में लिया जाता है। तो जो बेनिफिट्स हैं, जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज हैं, चाहे वह इंस्टीट्यूशन में एडमिशन की बात हो, चाहे वह जॉब में रिक्रूटमेंट की बात हो, और भी जो पब्लिक सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में दी जाती है, वो बहुत जो पब्लिक सर्विसेज हैं, उन पब्लिक सर्विस में भी जो है आपको डच स्पीकर जो पीपल थे उनके लिए वो चीज़ें बहुत देर से पहुंचती थी, बहुत डिले करके पहुंचती थी, और जिससे उन्हें काफ़ी कम फायदा मिल पाता था, वो बेनिफिशियरी नहीं हो पाते थे। कॉमनली जो है डिसीजन नहीं लिया जाता था, बल्कि डिसीजन जो है किसको फेवर में लेकर के लिया जाता था? फ्रेंच स्पीकर के पॉपुलेशन को फेवर में लेकर के लिया जाता था। तो यहां से जो है डच स्पीकर और फ्रेंच स्पीकर के बीच जो है डिस्प्यूट क्या होता चला गया? बढ़ता चला गया। तो आप देखेंगे द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल एंड बेनिफिटेड फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। तो मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं कि जो फ्रेंच स्पीकर हैं, जो पूरे बेल्जियम में माइनॉरिटीज में हैं, माइनॉरिटी में हैं, लेकिन ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी में होने के कारण सारा जो है गवर्नमेंट फैसिलिटीज, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हो, वो सारा बेनिफिट्स किसे मिलता है? फ्रेंच स्पीकर को मिलता है। दिस मेड द डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंग्री एज द बेनिफिट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। मैं बार बार बताया आपको कि जो है जब डिसीजन ही लिया जाएगा किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज के पीपल को सेंटर में रख करके, तो एक को बेनिफिट होगा और दूसरे को क्या होगा? हार्म करेगा, नुकसान होगा। और इस तरह से मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी डच स्पीकर के पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर एजुकेशन या फिर जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं वह बहुत लेट पहुंचता था या फिर उन्हें मिल ही नहीं पाता था। तो इस तरह से इन दोनों के बीच डिस्प्यूट बढ़ता चला गया। During the 1950s and 1960s, tension between the Dutch-speaking and French-speaking communities created due to this indifference। और इस तरह से ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बढ़ता चला गया। डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ आप देखेंगे 1950s और 1960s का जो डिकेड्स रहा वह डच स्पीकर और जो है फ्रेंच स्पीकर के बीच एक बहुत कन्फ्लिक्ट वाला रहा। तो इस तरह से आपने देखा कि जो है अब डिस्प्यूट्स बढ़ता चला जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, इंटरनल कन्फ्लिक्ट होते चले जाएंगे, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अफेक्ट होगा। ह्यूमन रिसोर्स अपने स्किल को डेवलप नहीं कर पाएगा। झगड़े जो हैं वह नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि आपका एनर्जी क्रिएशन की बजाय जो है डिस्ट्रक्शन में लग जाता है। और यही बात हुआ बेल्जियम के अंदर। तो फिर बेल्जियम के लीडर्स ने इस बात को कंसर्न लिया और कंसर्न लेकर के इसके ऊपर जो है थिंक किया, और थिंक करने के बाद जो है बेल्जियम को एकोमोडेट करने का प्रयास किया कि किसी तरह से इस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जा सके, इस डिस्प्यूट को ख़त्म किया जा सके, ऐसा रूल बनाया जाए, ऐसी पॉलिसी मेकिंग की जाए जिससे डच कम्युनिटी और फ्रेंच कम्युनिटी के बीच फ्रेटर्निटी बढ़े, ब्रदरहुड बढ़े, दोनों के अंदर जो है दोस्ती हो, कॉमनली जो है वह एक साथ आए, और तभी जो है बेल्जियम को आगे ले जाया जा सकता है। वहाँ पे बेल्जियम के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट किए जा सकते हैं। तो इसके लिए जो है बेल्जियम की गवर्नमेंट ने जो रास्ता चुना, उस रास्ता के बारे में हम लोग देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम हैंडल्ड द कम्युनिटी डिफरेंस वेरी वेल। यानी अब जो है गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हमें जो है एक इस कम्युनिटी के बीच के डिफरेंसेस को क्या करना है, इन कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना है, कम करना है, या फिर इन कन्फ्लिक्ट्स को, इन विवादों को समाप्त कर देना है सदा के लिए। तो बिटवीन 1970 एंड 1993 यानी 23 ईयर्स के अंदर
जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार 4 टाइम्स जो है अमेंड किया गया, यानी उसमें संशोधन किए गए, बदलाव किए गए। एक बार नहीं हुआ, दूसरा बार, अब हमने एक बार चेंज किया तो फिर भी कुछ ना कुछ जो है कमियां रह जा रही थी, कुछ ड्रॉबैक्स जो है उन्हें फेस करना पड़ जा रहा था। तो उसे कम करने के लिए, कमियों को निकालने के लिए जो है कुल 1970 से 1993 के बीच जो है बेल्जियम की गवर्नमेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स जो है उसमें संशोधन किया, उसमें चेंजेस लाया। उसमें चेंजेस, अमेंडमेंट का मतलब होता है ऐड समथिंग एंड रिड्यूस समथिंग, यानी किसी चीजों को निकालना और किसी चीजों को क्या करना, ऐड करना। तो इस तरह से जो है इसमें बदलाव किए ताकि जो है कॉमन पीपल के लिए, सभी लोगों के लिए, चाहे वह किसी भी कंपोजिशन का हो, कि चाहे वह डच का हो, चाहे वह फ्रेंच का हो, चाहे वह जर्मन का हो, हर लोगों को समान जो है सुविधाएं मुहैया कराई जा सके या फिर उनके साथ समान व्यवहार किया जा सके। तो आप देखेंगे वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड मेक एवरीवन टू लिव टुगेदर। और चौथी बार तब जो है बेल्जियम के गवर्नमेंट को सफलता मिलती है और इस तरह से बेल्जियम के ऑल कम्युनिटी जो है आपस में एक साथ जो है रहने के लिए जो है तैयार होते हैं। तो आप देखेंगे क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है बेल्जियम मॉडल। बेल्जियम मॉडल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखेंगे, इसमें एक जनरली आप देखते क्या है कि हर जगह गवर्नमेंट जो पावर शेयर होता है एक इंस्टीट्यूशन में होता है और दूसरा लेवल में होता है कि नहीं? तो यानी ऑर्गन्स में बटे होते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव। दूसरा एक लेवल में होता है सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर फेडरलिज्म में भी इसकी चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे कि बेल्जियम ने एक अलग पावर को तो स्टेट और सेंटर के बीच शेयर किया ही किया, सेपरेट किया ही किया, साथ ही साथ एक अलग गवर्नमेंट बनाता है जिसको हम कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं और यही जो है बेल्जियम मॉडल कहलाता है। तो आप देखेंगे इसमें हम तीनों चीजों की चर्चा करेंगे। तो आप देखते क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट नंबर्स ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी आपने क्या देखा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, यानी गवर्नमेंट का जो हमारा यानी लेवल में गवर्नमेंट बटा हुआ है, पावर को सेपरेट कैसे किया गया है, लेवल में। लेवल में पावर का सेपरेशन हुआ है, पावर को शेयर कैसे किया गया है, लेवल में शेयर किया गया है। लेवल क्या क्या है, एक है सेंटर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा है हमारा जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो हम देखेंगे यहां पे सेंट्रल और स्टेट की बात करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या हुआ कि बोला गया कि जो भी मिनिस्टर्स होंगे, तो मिनिस्टर्स जो होंगे, जितने भी मिनिस्टर्स होंगे उसमें से बराबर की संख्या में डच स्पीकर के मिनिस्टर्स होंगे और बराबर की संख्या में जो है फ्रेंच स्पीकर्स के मिनिस्टर होंगे। यानी दोनों आपस में बराबर सीट बांट लिया, मंत्रालय बांट लिया, यानी मिनिस्ट्री बांट लिया कि आधे हम और आधे आप। ये चीजें कहां होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। यानी आपने क्या देखा, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो है डच स्पीकर और फ्रेंच स्पीकर के मिनिस्टर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सम स्पेशल लॉज नेसेसिएट the approval of most of the members from each linguistic group. As a result, no single community can make decision unilaterally. अब क्या कहा गया, यानी कुछ ऐसे लॉज होंगे जो कन्फ्लिक्ट का बड़ा कारण रहा होगा, यानी उस लॉज से दूसरे कम्युनिटी को नुकसान हो रही होगी। तो उस तरह से यानी ये चीजें होती है कि किसी का फायदा और किसी को नुकसान कर जाता है।
यानी वो चीजें किसी, आप इकोनॉमिक्स में 10th क्लास के अंदर आप पढ़ेंगे इन चीजों को, डेवलपमेंट चैप्टर के अंदर आप इन बातों को पढ़ेंगे, वहां भी बताया जाएगा कि अगर कोई ऐसी चीजें होती हैं, कोई ऐसा लॉ होता है जो आपके लिए आपके फेवर में है, लेकिन वह दूसरे कम्युनिटी को क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है, तो इस तरह के जो लॉज होंगे इस तरह के जो डिसीजंस होंगे, वो डिसीजन अकेला नहीं लिया जाएगा, बल्कि उन डिसीजन के ऊपर जो है हर लिंग्विस्टिक ग्रुप के पीपल जो हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, अपना जो है प्रूफ देंगे, अपनी बातें बताएंगे, डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, और उसके बाद जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। यानी क्या कह रहा है, अप्रूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, यानी हर लिंग्विस्टिक ग्रुप से आपको क्या लेना है, जो है जिस तरह से आप रूल बनाते हैं, तो आपके अंदर यहां इंडिया के अंदर क्या हो रहा है कि 2/3 मेजोरिटी जो है दोनों हाउसेस से पास होने होते हैं, अपर हाउस से भी और लोअर हाउस से भी। तो यहां भी जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है वो, यानी हर लिंग्विस्टिक ग्रुप से वो चीजें पास होनी चाहिए, यानी एज अ रिजल्ट नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली, यानी कोई एक सिंगल कम्युनिटी जो है उस डिसीजन पे अपना जो है हामी नहीं भर सकता है, और हामी भरेगा भी तो वह जो है उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए हमें ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप से जो है क्या लेना होगा, वहां से जो है हमें उनका फेवर लेना होगा। तो आगे आप देखेंगे अब देखेंगे अब क्या होता है, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। यानी अब हमने जो मैं जो आपको बता रहा था कि जो है पावर को सेपरेट किया गया स्टेट और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, तो आप देखेंगे कि वही कह रहा है मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिस तरह से आप देखते हैं आपके इंडिया के अंदर स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है, तो स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर डिसीजन मेकिंग का जो पावर है वह किसके पास होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, और जो यूनियन लिस्ट के पास जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर डिसीजन लेने का जो पावर होता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है कि वो स्टेट्स के अंदर भी होंगे और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी होंगे, लेकिन जब डिस्प्यूट हो जाएगा किसी डिसीजन के ऊपर, तो उस समय क्या होगा कि पावर किसके फेवर में जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है कि इसी तरह की बातें हो रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कुछ सब्जेक्ट्स को, अपने कुछ पावर को किसे दे दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया है। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और यह बॉन्डेड भी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है, आंसरेबल भी नहीं है, वह इंडिपेंडेंट है। यानी स्टेट गवर्नमेंट उस डिसीजन को लेने के लिए क्या है, फ्री है, इंडिपेंडेंट था। यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है बेल्जियम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या था, इंडिपेंडेंट। ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच, यानी ब्रुसेल्स क्या था, कैपिटल सिटी था। मैं आपको जब स्टोरी ऑफ बेल्जियम की चर्चा की थी तो उस समय बताया था कि बेल्जियम का जो कैपिटल है वो कहाँ है, ब्रुसेल्स है। और ब्रुसेल्स में आपने देखा कि 80% पॉपुलेशन किसका है, फ्रेंच स्पीकर का है। तो ब्रुसेल्स में जो है क्या हुआ, एक अलग गवर्नमेंट बनी। यानी गवर्नमेंट कितने हो गए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट हो गया, और तीसरा जो है ब्रुसेल्स के अंदर एक सेपरेट गवर्नमेंट है,
उस सेपरेट गवर्नमेंट को हम कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। यानी ब्रुसेल्स के अंदर क्या थी? सेपरेट गवर्नमेंट कौन सी थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। ब्रुसेल्स के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और ब्रुसेल्स के अंदर भी जिस तरह से आपने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो मिनिस्टर्स थे वह इक्वली डिवाइड थे फ्रेंच और डच के बीच, उसी तरह से आप देखते हैं कि कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर भी आप क्या देख रहे हैं कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन था वह क्या था? इक्वल था। यानी जिनका जितना पॉपुलेशन उनके हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अब क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन, अगर पॉपुलेशन कम है तो उनका रिप्रेजेंटेटिव कम होगा, लेकिन डिसीजन में जो है दोनों का ख्याल रखा जाता है। यहां ये चीजें नहीं जो है, अब फ्रेंच स्पीकर ही अपने हिसाब से डिसीजन लेगा, ये भी बातें नहीं। तो अब देखेंगे कि देयर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू अ पार्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग group which has the power regarding cultural, educational and language related issues। अब जो है यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का पावर किसके पास था? पीपल्स के पास था। यानी देयर इज आल्सो प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू अ पार्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप, यानी अपना जो है पार्टिकुलर लैंग्वेज के जो स्पीकर्स हैं वो अपने लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, ताकि जो है उन्हें क्या होगा? कल्चरली, एडुकेशनली और लैंग्वेज रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन सारे इश्यूज को जो है सॉल्व करने के लिए वह कौन होगा? कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा। यानी आपने देखा कि जो है ब्रुसेल्स के अंदर एक सेपरेट गवर्नमेंट है, जो जहां पे आप देखते हैं कि डच स्पीकर और जो है फ्रेंच स्पीकर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उनका रिप्रेजेंटेशन क्या था? इक्वल था। और ब्रुसेल्स के ये बेल्जियम के अंदर एक जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट वहाँ के जो डिफरेंट एथनिक कंपोजिशन के जो लोग थे उनका जो कल्चर था, उनका जो एजुकेशनल और लैंग्वेज जो इश्यूज था, उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए जो है, ताकि बेल्जियम के लोगों को बेहतर तरीके से एकोमोडेट किया जाए, हर एथनिक कंपोजिशन को ईच टुगेदर एक साथ रखा जाए और बेल्जियम के अंदर स्टेबल गवर्नमेंट हो और बेल्जियम का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, और इसके लिए उसने इस तरह के मॉडल को अपनाने का काम किया। तो आपने देखा कि पावर पहले क्या होता है कि फ्रेंच पीपल जो है सारे पावर को अपनी ओर कंसंट्रेट कर लेते हैं और इस वजह से कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, और कन्फ्लिक्ट पैदा होने के कारण जो है फ्रेंच और डच के बीच टेंशन बढ़ता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुकता है। कई सालों के बाद जो है जब वहां के थिंकर्स को, वहां के फिलोसोफर्स को, वहां के लीडर्स को यह इशू जो है एक बड़ा इशू लगता है, तो उन्होंने जो है एकोमोडेट करने के लिए वहाँ के पीपल को, वहाँ के एथनिक कंपोजिशन को वो जो है इम्प्लीमेंट कर अमेंड 4 टाइम्स जो है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है 1972 1993 के बीच, और इस तरह से बेल्जियन मॉडल को अपनाया जाता है और वहाँ पावर को शेयर कर दिया जाता है हर कम्युनिटी के बीच, हर लिंग्विस्टिक ग्रुप के बीच, ताकि बेल्जियम को एक बेहतर नेशन बनाया जा सके। तो आपने देखा कि पावर शेयर जो है बेल्जियम के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा, उसके डेवलपमेंट के लिए, वहाँ की जो है फ्रेटर्निटी के लिए, वहाँ के अंदर वहाँ के लोगों को जो है पब्लिक फैसिलिटीज़ देने के लिए, उनके राइट्स को सिक्योर करने के लिए। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्लास में श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।